तो आज हम देखेंगे वर्चुअल बॉक्स कैसे इंस्टॉल होता है। वर्चुअल बॉक्स में हम लिनक्स मशीन को इंस्टॉल करेंगे, जिसमें हम सेंटोस 8 को इंस्टॉल करके देखेंगे और मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा। तो वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए पहले हमें गूगल से वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करना होगा। तो मैं वर्चुअल बॉक्स सर्च करूंगा तो ये पहली लिंक जो आएगी उस पर क्लिक करना है और इसमें एक डाउनलोड्स वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। विंडोज़, ओएस एक्स, लिनक्स, सोलारिस, अलग अलग टाइप के ओएस के लिए हमें वर्चुअल बॉक्स अवेलेबल मिलता है। तो मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करता हूँ। तो मैं विंडोज़ पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे एक वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड हो जाएगा। अब मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं उसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास डाउनलोडेड है, मैं इसी को इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करना है, यहाँ पे सभी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रख के नेक्स्ट करना है। और ये वार्निंग दे रहा है कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे नेटवर्क फ्लक्चुएट हो सकता है, टेम्परेरी डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। तो अपन यस के लिए प्रोसीड करेंगे, इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हमारा वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो चुका है, इस टाइप से दिखेगा। उसके बाद में अब हमें सेंटोस की इमेज डाउनलोड करना है। सेंटोस की इमेज डाउनलोड करने के लिए सेंटोस सर्च करेंगे, जो फर्स्ट यूआरएल आएगी www.centos.org, इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें सेंटोस स्ट्रीम करके मिलेगा, इसमें 2 वर्जन है, 8 और 9। 8 यूज करेंगे, एक से 86 से 64 पे क्लिक करेंगे। इसमें हमें बहुत सारी यूआरएल मिलेगी, हम किसी भी यूआरएल पे क्लिक करके और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से मुझे ये जो dvd1.iso है लेटेस्ट, ये वाला डाउनलोड करना है। मैं इसको डाउनलोड पे लगाऊंगा, ये डाउनलोड होने लग गया। तकरीबन 10 साढ़े 10 जीबी का है, इसे डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले ही करके रख लिया था। मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 8 सॉरी 8 पे न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा CentOS 8। यहाँ पे लिनक्स ही रहेगा। यहाँ पे हम अदर लिनक्स 64 बिट पे चले जाते हैं, क्योंकि इसमें CentOS का ऑप्शन नहीं है। CentOS का ऑप्शन होता तो अपन वो सिलेक्ट कर लेते। अदर लिनक्स 64 बिट पे जाऊँगा, नेक्स्ट करूँगा। मैं रैम 4 GB ले रहा हूँ अभी। आपकी सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं, आप 2 GB भी ले सकते हैं, लेकिन सिस्टम स्लो चलेगा। और हार्ड डिस्क के लिए मैं क्रिएट न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करूँगा, VDI सिलेक्ट करूँगा। डायनेमिक के लिए अलोकेटेड ही रहने दूंगा, फिक्स्ड अलोकेटेड में हम फिर साइज इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, इसलिए डायनेमिकली अलोकेटेड में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं साइज को। तो अभी मैं यहाँ पे 20 GB का स्टोरेज ले रहा हूँ। मेरी मशीन क्रिएट हो गई है, मैं इसे स्टार्ट करूँगा। ये स्टार्ट हो गई है। अब स्टार्ट होने के बाद ये पूछ रही है कि मुझे बूटेबल इमेज कहाँ से मिलेगी, तो मैं सर्च करूँगा। मैं यहाँ पे ऐड करेंगे,
ऐड करने के बाद में अपनी जो ISO इमेज डाउनलोड हुई है उसे सिलेक्ट करना है। मैंने डाउनलोड्स में रख रखी सेंटोस की, इसे चूज करेंगे और स्टार्ट करें। स्टार्ट हो रही है। ये पूछ रहा है इंस्टॉल करना है या टेस्ट करना है, तो हम इंस्टॉल करेंगे। ये स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, फर्स्ट टाइम है इसलिए इंस्टॉलेशन में। तो सेटअप स्टार्ट होने के बाद सबसे पहली विंडो हमारे पास ये वाली आती है। इसमें हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करना होता है, तो मैं लैंग्वेज में इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूँ। और कीबोर्ड सिलेक्ट करना होता है, तो कीबोर्ड में मैं इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन कंटिन्यू। ये हमारी इंस्टॉलेशन विंडो है। हमें इसमें हमने कीबोर्ड सिलेक्ट कर लिया है। इंस्टॉलेशन सोर्स मतलब हम कहाँ से इमेज को इंस्टॉल करना है, तो वो हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं जब हमने इमेज क्रिएट की थी। और स्टार्टिंग में एक पॉपअप आया था कि सिलेक्ट इंस्टॉलेशन मीडिया, वहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन सोर्स ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद में इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन हमें ये सिलेक्ट करना है। हमने हार्ड डिस्क ऑलरेडी क्रिएट कर ली थी, 20 GB की वीडीओ। जब हम इमेज क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पे हम यहाँ पे पार्टीशन क्रिएट करते हैं। तो पार्टीशन में मैं ऑटोमेटिक से भी जा सकता था, लेकिन मैं कस्टम पार्टीशन आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कस्टम पार्टीशन और क्या क्या पार्टीशन रिक्वायर रहते हैं। तो मैं कस्टम पार्टीशन में जा रहा हूँ और डन करते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के पार्टीशन है, स्टैंडर्ड पार्टीशन, एलवीएम थीन प्रोविजनिंग। मैं एलवीएम सिलेक्ट करूँगा क्योंकि एलवीएम को घटाया बढ़ाया आसानी से जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड पार्टीशन को कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। एक बार जो पार्टीशन बन गया वो बन गया। इसके बाद अगर इनक्रिप्ट करना हो हार्ड डिस्क को तो हम यहाँ पे इनक्रिप्ट माई डेटा पे क्लिक करेंगे, लेकिन मुझे नहीं करना है तो मैं उसे एज इट इज छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पार्टीशन ऐड करूँगा। तो मैं सबसे पहला पार्टीशन लूँगा स्वेप। स्वेप मेरा लगभग लगभग 2 GB का मैं ले रहा हूँ, 2048। ओके, तो ये स्वेप पार्टीशन मेरा 2 GB का बनाया है मैंने। ठीक है, इसका माउंट पॉइंट बना दिया है। उसके बाद में मैं स्लेश बूट पार्टीशन ले रहा हूँ, ये भी मैं 1 GB का ले रहा हूँ। आप आपके हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपके हार्ड डिस्क में आपने अगर ज़्यादा स्पेस लिया है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं इसके बाद स्लेश पार्टीशन क्रिएट करूँगा। मैं स्लेश क्रिएट कर रहा हूँ 15 GB का। ठीक है, और रिमेनिंग का मैं स्लेश होम पार्टीशन बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा 15 GB का स्लेश पार्टीशन हो गया, मतलब रूट पार्टीशन हो गया। उसके बाद में स्लेश बूट मैंने 1 GB का बनाया है, स्वेप 2 GB का बनाया है, स्लेश होम 2 GB का बनाया है। तो
ये डेटा पार्टीशन है, इसे बना भी सकते हैं, ये ऑप्शनल रहता है, बनाना हो तो बनाइए, नहीं बनाना हो तो नहीं भी बना सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड ये रहता है कि स्लैश होम हम अगर बना लेते हैं, तो अगर ओएस में कोई इशू आता है तो हम स्लैश होम को दूसरे मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि दूसरे ओएस पे भी माउंट करवा सकते हैं सेम स्लैश होम पार्टीशन। हमें अगर स्लैश फॉर्मेट करना भी पड़ेगा तो हम फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन स्लैश होम एज इट इज छोड़ सकते हैं, तो उससे हमें जो स्लैश होम का डेटा है वो लॉस नहीं होता है। ठीक है। अब ये चीज़ें हो गई है। अब यहाँ पे मैं डन करूँगा। ये मैंने कस्टम क्रिएट किया है। अगर आप चाहें तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में वो एक स्लैश पार्टीशन बना देगा, आपका स्वैप अलग से क्रिएट कर देगा, बस इतना ही करता है वो। और लैंग्वेज सपोर्ट में हमारा इंग्लिश इंडिया है। और सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में क्या होता है कि अभी हमने सर्वर विद जीयूआई कर रखा है। सर्वर करेंगे तो इसमें जीयूआई नहीं मिलेगा आपको, मतलब कि ग्राफिकल इंटरफेस नहीं मिलता है। उसके बाद में मिनिमल इंस्टॉलेशन में आपको बेसिक फंक्शनैलिटी मिलती है, सिर्फ आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, सभी कुछ आपको खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा। वर्क स्टेशन होता है, कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वर्चुअलाइजेशन होस्ट होता है। ये सब चीज़ें आप अगर कस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद में ये सारे सर्वर है, आपको अगर किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए ही इस सर्वर को इंस्टॉल करना है, जैसे कि विंडोज़ फाइल सर्वर, तो इसमें अगर आपको शेयर सर्वर बनाना है, फाइल शेयरिंग के लिए बनाना है, तो आप इसको सिलेक्ट करके और इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करके इंस्टॉल करेंगे तो वो वाले पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। मतलब कि जो इनिशियल इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है, उसी में आपको सांबा शेयर जो होगा उसके पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलेंगे। इसी टाइप से एफटीपी सर्वर है, मेल सर्वर है, बहुत सारे टाइप के सर्वर्स हैं। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके सारे पैकेजेस आपको इंस्टॉल्ड मिलेंगे। मैं अभी कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ सर्वर विद जीयूआई ही कर रहा हूँ। के डंप मतलब होता है कर्नल डंप, मतलब कर्नल का बैकअप। अगर कर्नल का आप बैकअप लेना चाहते हैं, इससे जब कर्नल क्रैश होता है तो आप ऑटोमेटिक इससे रिस्टोर कर सकते हैं। तो मैं इसे इनेबल रख रहा हूँ, आप डिसेबल भी कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, आपको डेट एंड टाइम अपने यहाँ का रीजन सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे अपने यहाँ एशिया कोलकाता यूज होता है। आप यूएस का करेंगे तो डेट टाइम उसके हिसाब से बताएगा, आप यूके का करेंगे तो वहाँ का डेट टाइम बताएगा। नेटवर्क में हमारे पास एक इथरनेट है, हम यही रखेंगे, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। सिक्योरिटी जो है, यहाँ पे अगर आपने कोई वेबसाइट पे आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई टेम्पलेट बना रखी है तो आप उसको फेच करवा के यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें रूट पासवर्ड को सेट करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं रूट पासवर्ड रख लेता हूँ। रूट पासवर्ड कुछ स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि रूट ऐसा यूज़र है जो सिस्टम में कुछ भी कर सकता है। अगर आप यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं यहीं पे, तो आप यहाँ से यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि टेक मैं इस नाम से एक यूज़र बनाया मैंने। इसका पासवर्ड सेट कर दिया। अगर मुझे उसमें कुछ होम डायरेक्टरी को कस्टम प्रोवाइड करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। इसमें कुछ पाथ अगर मुझे चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट पाथ होता है स्लैश होम और उसके बाद यूज़र का नाम। ये वाली डायरेक्टरी आपकी होम डायरेक्टरी रहती है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है। ये मेरा सारी सेटिंग कंप्लीट हो गई, सभी जगह ग्रीन हो गया, मीन्स कहीं पे भी रेड नहीं दिख रहा है। तो अब हम बिगन इंस्टॉलेशन कर सकते हैं।
ये प्रोसेस थोड़ी लंबी चलेगी। जैसे ही ये कंप्लीट होती है मैं वीडियो वापस से स्टार्ट करूँगा। मैं अभी के लिए थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। तो हमारी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब इस टाइप की विंडो आएगी और रिबूट मांगेगा। हम रिबूट करेंगे। रिबूट के बाद हमें ये विंडो मिलती है। इस विंडो पे हमें लाइसेंस को एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट किया एंड देन डन। डन करने के बाद हम फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। फिनिश कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमारे पास लॉगिन विंडो आती है। लॉगिन विंडो में हमारे पास जो हमने एक यूज़र क्रिएट करा था वो यहाँ पे दिख रहा है, टेक पे चर्चा। इस टाइप का यूज़र बना हुआ है और नॉट लिस्टेड में जाके हम रूट को लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको इस यूज़र से ही लॉगिन करता हूँ। यहाँ से हम टर्मिनल वगैरह एप्लीकेशन वगैरह सभी कुछ एक्सेस कर सकते हैं। शो एप्लीकेशंस में जाएंगे तो जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं वो सब शो होगी। इसी के साथ हमारा लिनक्स का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।